मेरा नाम स्नेहा है। मैं बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। हमारे माता-पिता तो काफ़ी सालों से ही गुज़र गए थे, लेकिन मेरे चारों भाइयों ने मुझे माता-पिता दोनों का प्यार दिया था। मेरे भाइयों ने मुझे इतने लाड-प्यार से पाला था कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मैं जिस चीज़ की माँग करती थी, वह वक़्त से पहले ही मेरे पास मौजूद हो जाती थी। मैं गाँव में रहने वाली मासूम सी लड़की थी। मेरे बड़े भाई गाँव में सरपंच थे और 2 छोटे भाई विदेश से पढ़ने के लिए गए हुए थे, जबकि मुझे पढ़ाई-लिखाई का शौक नहीं था और मेरे एक भैया गाँव में ही डॉक्टर थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी-सी, खुशी-खुशी गुज़र रही थी। एक दिन मैंने अपने भैया से स्मार्टफ़ोन की माँग की। अक्सर मैं लोगों को देखा करती थी, आजकल सभी के पास मोबाइल, लड़का हो या लड़की, सबके पास मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को देखकर मुझे भी मोबाइल चलाने की इच्छा होती थी, इसलिए मैं अपने भैया से मोबाइल की डिमांड की। मेरे बड़े भैया ने फ़ौरन ही मुझे नया स्मार्टफ़ोन दिला दिया। नए मोबाइल को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी अपना अकाउंट बना लिया था। मैं अपनी अच्छी-अच्छी फ़ोटो क्लिक किया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मैं सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो अपलोड किया, तो बहुत सारे कमेंट और लाइक आने लगे थे। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी बात एक अभिषेक नाम के लड़के से हुई। वह लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने मुझे समझाया कि अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो, लोग लड़कियों को फ़ोटो का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तभी मैंने अपने सारे फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। धीरे-धीरे मेरी दोस्ती अभिषेक से पड़ने लगी और हम दोनों दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। मैं रोज़ाना अभिषेक के फ़ोन पर बात किया करती थी और मेरी अभिषेक की चैटिंग भी होती थी। मैं गाँव में रहने वाली लड़की थी और अभिषेक शहर में रहने वाला लड़का था। अभिषेक मुझे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी अभिषेक से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों एक-दूसरे के प्यार में खोते चले जा रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भैया ने गाँव में ही वकील के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है कि मैं तो अभिषेक से प्यार करती थी। फिर मैं किसी से शादी कर कैसे कर सकती थी? मैंने अपनी भाभी से अपने बारे में बता दिया था और यह भी बता दिया था कि मेरी बातचीत अभिषेक की किस तरह से शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया तो स्नेहा किसी लड़के से प्यार करती है और उस लड़के से बातचीत उससे सोशल मीडिया पर हुई है, तो भैया ने मेरे हाथ में मोबाइल छीन लिया। उनका कहना था कि इस लड़के की बातचीत करना बंद कर दो, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते, ऐसे लोग हमेशा धोखा देते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले ज़्यादातर लड़के लड़कियों को अपना प्यार में जाल फंसाकर उन्हें धोखा दे देते हैं, लेकिन अभिषेक ऐसा लड़का नहीं था। मैंने अपने भैया को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, किसी ने मेरी एक ना सुनी। भैया चाहते थे कि मैं अभिषेक को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। जब मैंने इस बारे में अभिषेक को बताया तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर से भाग आओ, मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भैया की एक ना सुनी और एक दिन मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गए। चोरी छुपके जब मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भागी तो कोई मुझे देखा नहीं पाया था और अभिषेक ने बताए हुए पते पर चली गई। जब पहली बार मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मैंने पहली बार अभिषेक को देखा था। अभिषेक ने मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया था। अभिषेक के परिवार में कोई नहीं था और जिस शहर में अभिषेक रहता था, उनसे मुझे भी अपने साथ वहीं रख लिया। अभिषेक किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद हम दोनों पति-पत्नी बन गए और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह गुजर रही थी। अभिषेक बहुत मेहनती लड़का था, वह अपना काम बहुत मेहनत से करता था। अभिषेक के साथ ज़िंदगी गुजार कर मैं बहुत खुश थी। मैं अपने घर से भागकर आ गई थी ज़रूर, मेरे भैया ने मुझे ढूँढने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर मैं अपने घर को छोड़कर नहीं आती तो भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं अभिषेक से अलग नहीं होना चाहती थी। मुझे अभिषेक से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि अभिषेक के प्यार में दीवानी हो गई थी, लेकिन अभिषेक मेरी छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। अभिषेक को ये भी एहसास था कि मैं अभिषेक की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। अपनी ज़िंदगी का यह फैसला करके मैं कभी नहीं पछताई थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी खुशियों को अचानक ही किसी की नज़र लग गई थी। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया और किसी ने अपने पति का एक्सीडेंट हो गया और मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं भागते हुए अस्पताल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति ने मौत को गले लगा लिया। मेरे पति की जान चली गई थी। इसका मतलब मेरी तो सारी ज़िंदगी उजड़ गई थी, जिसकी खातिर मैं गाँव से शहर आ गई थी। आज वह मुझे इस दुनिया में से छोड़ के चला गया। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार करके मेरे पति का इस दुनिया में कोई नहीं था और अब का तो मेरा भी इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं बिल्कुल अकेले रह गई थी। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी सारी आईडी वगैरह सब मेरे भैया के पास ही मौजूद थी। मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरी पहचान के लिए कोई सबूत नहीं था। क्योंकि अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने गुजरे थे। अभिषेक के मरने के बाद मैं अपने भाइयों को से कनेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो और अब वापस अभी कभी तुम्हें तुम्हारे घर हमारे घर न आने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमने हमारे गाँव में यहाँ सब
खबर फैला दी कि तुम मर चुकी हो, और यहाँ की किसी को झूठी लाश लाकर यह कह दिया था कि यह सब हो तुम हो, और एक हाथ में तुम्हारी मौत हो गई है। मुझे पता था कि मुझे अपने भैया से यही जवाब मिलेगा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से कैसे गुजरती। मुझ पर तो परेशानी का पहाड़ टूट पड़े। अभिषेक को मरे हुए 1 महीना ही हो चुका था कि दिनों तक आस पड़ोस ने मेरी मदद की, लेकिन कोई किसी कोई मदद तक कर नहीं सकता। मैं घर में कोई ना कोई चीज़ बेचकर अपना गुज़ारा कर रही थी, लेकिन मकान मालिक ने किराया ना देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास भेजने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी में इतने बुरे दिन आ जाएँगे कि मैंने सड़कों पे भीख माँगना शुरू कर दिया था। कोई भी मुझे खाना दिया करता था तो कोई खा लिया करती थी, वरना मैं भूखी फिरती रहती थी। मेरी ज़िंदगी बाद में बदतर होती जा रही थी। एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठी भीख माँग रही थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं सड़कों पर बैठकर अपना दिन रात गुजार दिया करती थी। उस दिन एक आदमी मुझे भीख दी। मैं भूखे मरने वाली थी कि उसने आदमी ने मैं पैर पकड़ लिए, कहने लगी, साहब मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ मुझे कुछ खाने दो। मैं ज़्यादा बहुत परेशान हूँ, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। जहाँ जहाँ पर मैं रहती हूँ और वहाँ के मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया है। किराए पर रहा करती थी और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा किया करती थी। अब तो घर में वही रूखी सूखी रोटी भी खत्म हो गई, इसलिए मैंने सड़कों पे भी मारना शुरू कर दिया, प्लीज अब मुझको खाने के लिए दो वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। उस आदमी ने मुझे कहा कि क्या तुम मेरे घर जा सकती हो। यह सुनकर मैं तो हैरान रह गई कि उसने मुझसे कहा कि मेरी मजबूरी है, मेरी पत्नी मर चुकी है, मैं चाहता हूँ तो मेरे बच्चे की परवरिश करो। मेरे पास एक बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है। अगर तुम उसकी परवरिश कर सकती हो तो मैं तुम्हें घर में खाने पीने के लिए सब कुछ दे दूंगा और तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। कोई मुझे खाना खिला देता तो कोई खा लेती थी, और अगर कोई खाना नहीं देता था तो मैं भूखी रहती थी। यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे भी मुझे उस टाइम खाने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं फौरन राजी हो गई और उस आदमी के साथ उसके घर चली गई। मैं उसके साथ गई तो उसका घर बहुत बड़ा था और बहुत अमीर आदमी था। उसके घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल की थी। उस आदमी ने मुझे खाना खिलाया, कहने लगा, आराम से पेट भरकर खाना खा लो। पहले तो मैं पेट भरकर खाना खाया। उस आदमी को भी मुझे देखकर ऐसा एहसास हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी, इसलिए उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया। खाना खाने के बाद मुझसे पूछा, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, अपने बारे में सब कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि किस तरह से इस आदमी को बीते हुए कल के बारे में बताओ और कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ। इसलिए तुम मुझे अपने बारे में बात कहो दोगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, यहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ और सिर्फ मेरा बेटा रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। घर में काम करने के लिए नौकर भी लगे हुए हैं। मैंने उनसे बताया कि मेरा नाम स्नेहा है और मैं बहुत अमीर परिवार से की बेटी थी। मेरे 4 भाई और मेरे 4 भाइयों की इकलौती बहन देवगांव को रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, उसी की खातिर अपना गाँव छोड़कर यहाँ पर आ गई। यहीं आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन एक्सीडेंट में मेरा पति की मौत हो गई और मेरे ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़े और मेरी मजबूरियों ने मुझे सड़क के किनारे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए आपको पैरों में गिरकर आपसे भीख मांग रही थी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं भूख से मर जाती। उसे आदमी ने कहा कि आप मेरे लिए बहन की तरह हो, आप मेरे घर में आराम से रह सकती हो, लेकिन उसके बदले मेरे बेटे की अच्छी तरह से परवरिश करनी होगी। मैं आपसे बहुत खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मेरे बेटे की परवरिश नहीं हो पा रही है। मुझे एक ऐसी लड़की ज़रूरत है जो मेरे बेटे की माँ बनकर पाल सके। उन्होंने मुझे अपने बेटे से मिलवाया और कहने लगे, ये बेटा मेरा बेटा है, इसका नाम वंश है, और उसको इसके पैदा होने के बाद ही इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई। मैं उस आदमी के बेटे को गोद लिया और प्यार करने लगी। कहने लगी कि आज अगर मेरा बेटा होता तो वह भी इसके ही जैसा होता। शादी के 1 महीने बाद ही मैं भी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया, इस वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके बेटे को अपना बेटा समझकर ही परवरिश करूँगी। वंश का ख्याल रखने की मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि मुझे वंश का ख्याल रखना था, टाइम से खाना खिलाना था, टाइम से उसको सुलाना था, उसके कपड़े वगैरह चेंज करना था। बाकी घर में हर काम की कोई के लिए घर में नौकरानी भी मौजूद थी। एक दिन मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि वंश बिस्तर में गायब था। मैं उठकर बाहर गई तो मैंने साहब के पूछा कि साहब, वंश का बिस्तर पर नहीं है। साहब ने मुझे बताया कि शाम तक वह घर वापस आ जाएगा। मैंने साहब से कई बार पूछा कि आखिर वह कहाँ पर गया है और शाम तक वहाँ कहाँ रहेगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वह घर के मालिक थे, इसलिए मैं ज़्यादा उनसे जिद नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वह मुझे घर से निकाल देते तो मैं फिर कहाँ जाती। रोज़ शाम के टाइम
तक वंश घर आ जाता था और रात को जब मैं उसे सुला दिया करती थी और सुबह उठकर देखती तो फिर वंश अपने बिस्तर से गायब होता था, लेकिन शाम को आ जाता था। मैं जब भी वहाँ साहब से वंश के बारे में पूछती तो साहब मुझे कोई जवाब नहीं देते थे और कह दिया करते थे कि मैं तुमसे कहा है कि तुम इस मामले से दूर रहो, इस बारे में तुम ज़्यादा जानने की कोशिश मत किया करो। वो कहाँ है, पर जाता है, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे की देखभाल और उसकी अच्छी परवरिश करना है। जो काम तुम्हें दिया गया है तुम बस वही करो। उसके बाद मैंने उससे कुछ पूछना ही छोड़ दिया था। एक रात जब वंश के साथ सो रही थी तो आधी रात में मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि वह बिस्तर पर मौजूद था। मैं जागती रही, अचानक ही किस टाइम मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला और सुबह की रोज की तरह वंश बिस्तर पर मौजूद नहीं था और मैं उठकर बाहर आ गई। मैंने बाहर आकर देखा तो साहब बैठे हुए थे और साहब मेरी तरफ पीठ किए हुए बैठे थे। मैं नंगे पाँव बाहर आई थी, इसलिए साहब को मेरे कदमों की आवाज़ भी नहीं आई थी। साहब अपना फ़ोन चलाने में बिज़ी थे। मैं उनका हुलिया देखकर हैरान रह गई कि मैं डरने लगी कि वापस अपने कमरे में चली आई। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि साहब आखिर क्या काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ़ अपने काम से काम करने की मतलब था। मुझे तो इस घर में हर चीज़ मिल रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन एक दिन मैं वहाँ पर काम करने वाली नौकरानी उसके साहब के बारे में पूछना शुरू किया। उसने पूछा कि आखिर साहब काम क्या करते हैं। वो वहाँ पर एक नौकरानी ने मुझे बताया कि साहब पुलिस इंस्पेक्टर है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि मैं एक पुलिस वाले के घर में रह रही हूँ। मैंने सोचा कि तभी उन्होंने मेरी मदद की होगी। ऐसे में हो गई तो जैसे साहब के काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यह बात मैंने साहब को ज़ाहिर नहीं होने दी। अगर उन्हें पता चला कि मैं उनके बारे में सब जान गई हूँ तो न जाने वह मेरे साथ क्या करते, इसलिए मैं खामोश हो गई। एक दिन मैंने साहब के टेबल पर एक फाइल रखी हुई थी। उस फाइल को उठाकर बंद कमरे में रखने जा रही थी तभी अचानक एक फाइल मेरे हाथ में से गिर गई और अपने उसमें से बहुत सारे पेपर भी निकाला। मैंने उस पेपर को इकट्ठा करते मेरी नज़र फाइल में गिरे हुए एक फ़ोटो पर पड़ी। जब मैंने फ़ोटो देखी तो फ़ोटो देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल। वह फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति की थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे पति की तस्वीर आखिर यहाँ क्या कर रही है। मैंने सोचा है कि अगर साहब को पता चल गया तो मैंने फ़ोटो को देख लिया या फिर यह पता चल गया कि फ़ोटो में जो आदमी है उसका पत्नी हूँ तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। इस टाइम डर की वजह से मैं जल्दी-जल्दी सारी चीज़ एक साथ इकट्ठा की और उसे फाइल को तैयार करके साहब के कमरे में रख दिए वापस आ गई। लेकिन अब वह मुझे डर लगने लगा था कि और सबसे बड़ी फ़िक्र की बात यह थी कि मुझे अपनी जान का खतरा हो गया था और इसके बावजूद मैं भी यहाँ से नहीं जा सकती थी क्योंकि इस घर के अलावा कोई मेरा ठिकाना नहीं था और मुझे इस बच्चे से प्यार हो गया था। ऐसा लगता था जैसे ये मेरा ही बच्चा है। इस बच्चे से मुझे दिली लगाव हो गया था और इसके अलावा मुझे इस फ़ोटो का राज भी जानना था। आखिर यह पुलिस वाले आदमी के पास मेरे पति का फ़ोटो कैसे आया? मुझे डर लग रहा था कि कहीं वही कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाइयों ने अभिषेक को ढूँढने के लिए इस पुलिस से रिपोर्ट लिखवाई हो। लेकिन मेरे भाइयों ने तो अभिषेक को देखा ही नहीं था। कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, जाने मेरे दिमाग में क्या-क्या ख़्याल आ रहे थे। उस आदमी से पूछने की तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 महीने हो गए थे। उस बच्चे ने अब मुझे कहना शुरू किया था। मैंने उसे बहुत मना किया कि वह मुझे मम्मी ना कहा करे, लेकिन फिर भी वह मुझे मम्मी ही कहता था। साहब को इस बात की कोई इतराज़ नहीं था। मुझे भी बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। इसके बाद भी 2 दिन बाद ऐसे ही हुआ कि रात में मेरी आँख खुली और वंश मेरे हाथ में सो रहा होता है, लेकिन जब सुबह उठती तो वंश बिस्तर से गायब होता और तस्वीर मैंने उस फाइल में देखी थी कि क्या एक सपना था, लेकिन वह गलत नहीं था। मेरे पति की तस्वीर यहाँ पर होना वाकई हैरत की बात है। उसमें मुझे साहब से एक मोबाइल दिया और कहा था कि अगर किसी तुम्हें बात की ज़रूरत पड़े तो इसमें बात कर सकती हो। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया और काम में बिज़ी थी, इसी वजह से कॉल नहीं उठा पाई क्योंकि मेरा फ़ोन कमरे में बहुत पड़ा हुआ था। जब मैं बाहर आई तो मैंने अपना मोबाइल देखा तो मोबाइल में किसी अननोन नंबर से कॉल पड़ी हुई थी। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे नंबर में मैसेज आया जिससे मेरा नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि स्नेहा तुम कैसी हो। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर कौन है जो मुझे मेरे नाम से जानता है। मुझे लगा कि शायद यहाँ कोई नौकरियों में से कोई मेरा साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। उसके साथ बाद में मैसेज नहीं आया तो बेफिक्र हो गई। फिर एक रात इस नंबर से मैसेज आने लगे। मैसेज में तरह तरह की बातें थी कि कोई मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कोई बात होती तो मेरी, कभी भाइयों के बारे में कोई बात होती तो कभी मेरे पति के बारे में, तो कोई
ऐसे इंसान था जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता था और जो मुझे मैसेज कर रहा था मेरे साथ जो कुछ भी हुआ यह सब तो मैं जानती थी। मुझे डर लगने लगा था, न जाने यह कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैं यह बात को पता नहीं कर सकती थी। मुझे यही कहता था कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो और कहता था कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे एक मैसेज कर देना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं डर चुकी थी इसलिए मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर भी वह मुझे नए नंबर से मैसेज करते लगा। जितने भी नंबर ब्लॉक करती हर बार नए नंबर से मुझे बात करने की कोशिश करता। ऐसे में मेरी बातें कहता कि मैं परेशान हो जाती। एक बार मुझे शक हुआ कि कहीं यह साहब तो नहीं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे अपना वास्तव वहम समझ कर भूल गई। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे यह सब कुछ सच लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर में मेरा खाना पीना उठने वाला। मुझे किसी की तरह से यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी जान को बहुत खतरा हो सकता है लेकिन यहाँ पर मैं इज्जत की में रहा थी। मुझे साहब पर शक हुआ तो मैंने साहब पर नजर रखना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वही ऐसे इंसान है जो मेरे बारे में कुछ जानते हैं। शायद वही है जो मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जब मेरे पास मैसेज आ रहे होते हैं तो उसी टाइम साहब भी मोबाइल चला रहे होते थे। लेकिन उस मैसेज करने वाला शख्स भी मुझे कोई डिमांड नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही कहना था कि मैं उससे बात करती रहूं और उसको अपना दोस्त समझूं और उसको अपनी सारी परेशानियां बताना शुरू करूं। अब बहुत दिन गुजर गए और उसने मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मुझे किसी तरह के ब्लैकमेल किए। तो धीरे धीरे मुझे उसे पर भरोसा होने लगा था और मैं उससे बात करना लगी थी। मैं अपना कोई परेशानी तो उससे शेयर नहीं करती थी लेकिन उससे बात करती रहती थी। मुझे कुछ इधर उधर की हंसी मजाक भी करता था और जब मैं उसे पूछते पूछता कि मुझे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, तो वह मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देता और अपने बारे में यह बताता कि वह जॉब करता है और यह शादीशुदा भी नहीं है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा तो कोई भी नहीं था, इसलिए मेरी सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं कोशिश करती थी किसी के सामने उससे बात ना करूं, इसलिए मैंने उससे यह बात भी नहीं बता दी कि किसी के सामने उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी। इस बात पर उसने मुझसे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और अब हर रात को ही बात किया करूंगा। जब सब सो जाते तो रात में मैं देर तक उससे चैटिंग करती रहती थी। देर रात तक चैटिंग करने की वजह से मेरी आंख नहीं खुलती थी और जब मैं उठती तो वंश भी नहीं होता था। अब मुझे उससे बात करने की आदत हो चुकी थी। वंश के बारे में मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती थी क्योंकि यह मेरा राज था और मैं इस घर का राज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस घर का नमक खा रही हूँ। और वैसे भी यह कौन था जो उससे ज़्यादा नहीं करना जानती थी। पता नहीं कुछ उसने मुझे इसके बारे में बताया, यह सच था या नहीं इस बारे में तो मैं नहीं जानती थी। मेरे लिए वह एक टाइम पास कर चुका था। वैसे भी मैं सारा दिन अकेली बोर होया करती थी। वंश भी घर शामी को लौटता था और मेरे घर के काम नौकर किया करते थे, इसलिए बात करने के टाइम पास हो जाता था। 2-3 दिन वह मुझसे कह रहा था कि मुझसे मिलना चाहता है लेकिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसका कहना था कि वह खुद मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैं उसके बात को इग्नोर कर दिया करती थी क्योंकि मैं उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर रहती थी। एक दिन शाम को वंश और साहब एक साथ घर में चलते हुए आए थे। सब ने मुझसे कहा कि शाम के खाने का इंतजाम करो क्योंकि मेरा बेटा बेस्ट फ्रूट आज घर आ रहा है। मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत दिनों में मेरे घर आ रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ से उसके लिए टेस्टी खाना बनाकर तैयार करो। मैंने साहब से कहा ठीक है, मैं खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। मैंने काफ़ी सारी डिशेस तैयार की थी। 3 घंटे बाद ही बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि शायद मेहमान आ गए हैं। मैं अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि उस फोन वाले लड़के को भूल गई थी। उसने कहा था कि वह मुझसे मिलने आएगा। खाना तैयार करने के बाद जब मैं किचन से बाहर निकली तो नीचे हॉल में बैठे हुए इंसान को देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं तो देखते ही रह गई थी कि आखिर मेरे सामने कौन है। मैं दंग रह गई थी। मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे होश नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी। साहब और वह इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। वह इंसान कोई और नहीं था बल्कि मेरा पति अभिषेक था, जिसका क्रियाक्रम होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं तो दंग होकर अभिषेक की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो जिंदा है, सही सलामत है, सामने खड़े हुए हैं। अभिषेक भी मेरी तरफ गौर से देखे रहे थे और उनकी आंखों में मुझे आंसू नजर आ रहे थे। अभिषेक ने मुझसे मुझसे कहा कि स्नेहा यकीन कर लो, मैं ही हूँ तुम्हारा अभिषेक जो मुझसे बहुत प्यार करता था। देखो मैं जिंदा हूँ। और यह कहते हुए मेरे पास बेड पर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं उसको छू कर देख रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि सच में जिंदा मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनके गले से लगकर खूब
रोने लगी। वहाँ भी मुझसे लिपट कर खूब रो रहे थे। उनके जाने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, यह सब याद करके मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मेरे साथ जो भी हुआ था वह सब मुझसे याद आने लगा। तो मैंने अभिषेक से पूछा, अगर आप ज़िंदा हो तो यह कौन था जिसका ज़िक्र आखिर मेरे आँखों के सामने हुआ था, जिसकी लाश हॉस्पिटल में मैंने खुद देखी थी। और अभिषेक से कहा कि अगर आपको मालूम था कि आपका मेरा सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, तो आपने इतने महीनों तक मुझसे क्यों दूर रहे? मैं रोए जा रही थी और कहे जा रहे थे। अभिषेक ने मुझसे कहा कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जिसको सुनकर मैं तुम चौंक जाओगी। आज मैं तुम्हें एक-एक करके सारे राज बताता हूँ। मैं और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी दूँगा। इससे पहले तुम जिस रॉन्ग नंबर के वाले लड़के से बात करती हो वो कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं और तुम्हारे घर आकर मैं तुमसे मिलूँगा। देखो मैं आ गया। मैंने तुमसे कहीं बाहर तो नहीं बुलाया मिलने के लिए। मैंने सोचा था कि बातें वाला लड़का मुझे क्या करता है और उसके बारे में मेरी जितनी भी बातें थी वह सब बातें मेरे पति और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन मेरा इस बात पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया कि अभिषेक जिंदा हो सकते हैं। मैंने अभिषेक से कहा कि अगर आप जिंदा थे तो आप इतने टाइम कहाँ पर थे? मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना। अभिषेक ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब बता दूंगा। जब तुम अपना घर छोड़कर मेरे पास यहाँ आ गई थी और अपने शादी करी थी, कुछ दिनों बाद तुम्हारे भैया ने भी यहाँ आकर हमारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। उन्होंने अपने गाँव में तो सबको यह बता दिया कि तुम मर चुकी हो, एक्सीडेंट के तुम्हारी मौत हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने एक कुचली हुई लाश को लेकर सामने साबित कर कर यह जाहिर कर दिया था कि वाकई तुम मर चुकी हो। क्योंकि अगर गांव वालों को यह पता चल गया सरपंच की बहन घर से भाग गई तो सारे तुम्हारे भाइयों की बहुत ज्यादा बदनामी होती। बदनामी के डर की वजह से तुम्हारे भाइयों ने गांव से झूठ बोल दिया कि तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया था। लेकिन वह लोग मेरे दुश्मन हो गए थे जिससे उनकी बहन की शादी कर ली थी। उस टाइम मुझे पता चला कि माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें बहाने से डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर से तुम्हें मस्कैरेज के दवाई खिला दी। क्योंकि मेरी जान मुसीबत में आ गई थी। मैं नहीं चाहता कि तुम छोटी बच्चे के साथ दादा ठोकरे खाती रहो फिरो। क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था। मुझे पता चल गया था कि मैं तुम्हारे भाई मुझे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे भाइयों ने मुझे एक बार बार नौकरियों के अलावा निकलवाना शुरू कर दिया। मैं जगह जगह तुम्हारे भाइयों की वजह से डर चुप कर था। एक दिन तुम्हारे भाइयों को मेरे मोबाइल नंबर से पता चल गया कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने मुझे करने की धमकी दी और कहने लगे कि मेरे साथ साथ वह तुम्हारी भी जान ले लेंगे। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से छोड़कर चला गया। क्योंकि मैं लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जान के साथ साथ तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाए। वह लोग मुझे ढूंढने लगे, वह मुझे मार देने लगे। अगर मेरे साथ तुम्हें ढूंढने तो तुम्हारी मार देते। नहीं चाहता था कि लोग तुम्हें मार दे। एक दिन मैं रास्ते में जा रहा तभी अचानक एक कार में मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। मेरे कार के सामने आने से पहले कोई और दूसरा आदमी उस कार के सामने आ गया। मैं तुम्हारे भाइयों की कार से उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। तभी मौके पर मैं वहाँ से भाग निकला। तुम्हारे भैया जानबूझकर मुझे मारना चाहते थे। उसके बाद भी तुम्हारे भैया का काम पास फ़ोन आया और कहने लगे कि अगर तुम बच गए हो तो ये मत सोचना कि तुम हर बार बच जाओगे। अब तक तुम्हें मार नहीं लेते, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। तुम्हारे परिवार वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए थे मेरे साथ। पहले जो कुछ भी हुआ था मुझे नौकरी निकलवाया गया था यहाँ और कुछ मेरे पास हुआ तब तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे भाई। लेकिन जब मेरे पास धमकी वाला फ़ोन आया, कहा कि तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, तो मैं समझ गया था कि या तुम्हारे भैया ही हैं जो मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। जिसके घर में तुम रह रही हो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बचपन का फ्रेंड या पुलिस ऑफिसर है। इसकी मदद मांगी और मेरी मदद करने के लिए मैं तैयार हो गया। 1 महीने तक मैं अपनी जान छुड़वा के लिए कहाँ कहाँ भागता रहा। लेकिन तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी। मुझे पता था कि मेरा दोस्त अपने घर में अकेला रहता है। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम किसी तरह से मेरी पत्नी को अपने घर ले जाओ और उसको अपने घर की जगह दे दो ताकि वह परेशान हो ना सके। या मेरा दोस्त अगर तुमसे कहा कि तुम किसी तरह मेरी पत्नी को अपने घर ले जाओ और उसके अपने घर में जगह दे दो ताकि वह परेशान ना हो सके। मेरा ये दोस्त अगर तुमसे कहता कि तुम मेरे घर चलो तो तुमसे उसके घर जाने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानती। इसलिए मैंने इनसे सोचा कि इसका बेटा वंश तो वो तुम्हारी उसकी परवरिश करने के लिए कहेगा तो तुम मान जाओगे और परेशान की खातिर आसानी से तो उसके घर तक जाकर रहोगी। यहाँ पर तुम बिल्कुल सेव नहीं रही थी और अब मेरी परेशानी खत्म हो गई। मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया और मुझसे जान से मारने की धमकी दी थी। जब तक मेरे भैया ने को पुलिस के हवाले नहीं करवा दिया तब तक मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। काफी दिनों तक मेरे दोस्त ने मुझे जेल में ही एक कमरे में बंद कर दिया था।
क्योंकि अगर मैं बाहर निकलता तो तुम्हारे भाई किसी न किसी तरह से मेरा पता निकाल लेते और मुझे जान से मार देते। मेरे दोस्त ने जेल से मेरा बहुत ख्याल रखा और जब तक मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को नहीं ढूंढ निकाला तब तक उसने मुझसे भी जेल से बाहर नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए जेल ही ऐसी सेफ जगह थी जहाँ पर मैं महफूज था। अब तुम्हारे भाइयों को जेल हो गई है और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। यह सब कुछ तुम्हारे भाइयों ने इसलिए किया था ताकि तुम्हें जो कदम उठाया था वह गलत था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी ठीक थी। मेरे दोस्त ने मुझे अपने ही पुलिस स्टेशन में जगह दे दी थी। मैंने अभिषेक से कहा, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है, आखिर वंश सुबह होते ही वहाँ कहाँ चला जाता था। तभी साहब कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना भाभी, वह मेरा बेटा है, मैं उसी की वजह से आपको यहाँ लेकर आया था। मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बेटे को माँ की ज़रूरत थी। मेरी पत्नी उसके आपके जाने के एक हफ्ता पहले ही मर गई थी। उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और एक हफ्ते से उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ ही सोता था। मैं जब आपको यहाँ पर लेकर आया था मैंने सोचा कि पता नहीं मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझेगा या नहीं। अगर आप उसे प्यार से सुलाएंगे तो वह सोएगा या नहीं, लेकिन पहले ही दिन मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझकर सो गया था। सुबह को मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल में चला जाता जाता और शाम को वापस लौटता था। मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, इसी वजह से मैंने उसका ध्यान बांटने के लिए बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था और मैं उसको रात को घर पर लेकर आ जाता था। सुबह होते ही मैं स्कूल भेज दे दिया करता था, लेकिन आपने मेरे वंश का बहुत ख्याल रखा, उसका आपका एहसानमंद हो। अभिषेक अपने दोस्त से कहने लगे, तुम्हें भी तो तुम्हारा बहुत साथ दिया है, तुम्हारी वजह से ही आज पति पत्नी एक दूसरे से मिल पाए हैं। अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। मेरे पति की नौकरी लग गई और हम सब घर में ही रहते हैं। साहब का कहना था कि मैं उनके बेटे की परवरिश ऐसे ही करूं जैसे ही मैं करती थी, लेकिन क्योंकि वंश मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, मैंने हमेशा वंश को अब माँ की तरह प्यार किया, क्योंकि इसलिए हम उन्हीं के घर में रहते थे। अभिषेक का साथ दोबारा से पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी ज़िंदगी सारी परेशानी खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे भाइयों ने जो किया था वह माफ़ करने के लायक नहीं था। उनकी वजह से मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। आज मेरे भाई जेल में हैं, अब उनकी सज़ा भी पूरी हो गई। एक दिन मैं उनसे जेल में मिलने गई थी, भैया ने मुझे माफ़ी मांगी और अभिषेक से भी माफ़ी मांगने लगे। हमने उनको माफ़ कर दिया। मैंने भैया से कहा कि भैया आपको एक शर्त माफ़ करूँगी, आप हमें जीने दो, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, आप कभी हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करिएगा। भैया ने भी कहा कि बस मैं अपनी बहन से खुश देखना चाहता था अभिषेक के साथ, अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए यही बहुत है। मेरी ज़िंदगी अब सब कुछ ठीक हो गया है और मैं अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी-खुशी गुजार रही थी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।